हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्रिसमस की हॉलीडेज़ को अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स 2024 में कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे आने की सोच रहे हैं, वो कौन सा कोर्स, कौन सा प्रोग्राम चूज़ करें ताकि उनको कल पीआर लेने में और जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। राइट नाउ कनाडा में रिसेशन है, प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को जॉब लेने के लिए, और पीआर में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने प्रोग्राम करने के बाद, अच्छे प्रोग्राम करने के बाद भी दूसरी प्रोविंस में मूव होने पर भी उनके पीआर पॉइंट नहीं बन रहे हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मेन पॉइंट पे जा चलते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा और मैं लास्ट ईयर 2022 में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आया था। एक्चुअली मैं आया तो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में था। मैंने इंडिया से सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ था। सो मैंने यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक 3 इयर्स का प्रोग्राम लेके मैं आ गया था। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हम जब एसओपी लिखते हैं तो उसमें हमें डिस्क्राइब करना होता है कि हम क्यों जा रहे हैं। एसओपी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आप लोगों को एसओपी से कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उसके ऊपर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। सो मैं जब यहाँ पे आया 2022 में एडवांस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लेकर, सो मैंने देखा कि मैं वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुका था। सो मैंने फिर यहाँ पे अपना प्रोग्राम चेंज करा लिया एक 2 इयर्स प्रोग्राम में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के। और आप लोगों ये सोचोगे कि सिविल और कंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्या है। सिविल और कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे फ़र्क है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ की सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है, और इसमें जॉब के भी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और पीआर के लिए भी दोनों के अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे आप, इवन ये भी बताऊंगा कि आप एक ही कॉलेज में कैसे अपना प्रोग्राम चेंज करा सकते हैं ताकि आपका पैसा भी ना वेस्ट हो, आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। और दूसरी बात गाइस, प्लीज़ किसी के भी बोलने पर, किसी के भी, इवन मेरे भी बोलने पर आप कनाडा मत आना, ना ही आप किसी और कंट्री में जाना। क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि भाई बहुत सारे एजेंट या बहुत सारे जो शरारती तत्व लगा लो, जो बच्चों को, नए नए बच्चों को बोल रहे हैं आप चले जाओ, आप जाते इतना कमाओगे, ये है वो है। बेस सच्चाई ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई कुछ हो रही है। आप कनाडा आओ, मैं दूसरी कंट्रीज़ का नहीं बोल सकता, मैं कनाडा का बोल सकता हूँ। कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, शांत है, आप काम भी है, सब चीज़ है। बट राइट ना थोड़ा रिसेशन है, बट टाइम टू टाइम वो चला जाएगा। एक बार 2009 भी आया था, सो अभी भी है, कोविड की वजह से है। बट जॉब मिल जाती है, मेरे को भी मिली, मैं वो भी चीज़ आपको शेयर करूँगा। मेरे को आने के जस्ट 15 डेज़ बाद ही मेरे को जॉब मिल गई थी। फिर मैंने समर ब्रेक में कैसे जॉब ली, मैंने टोयोटा में कैसे ली, मैंने व्यू टेक में कैसे ली, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। मैं अपने व्लॉग्स में जो भी चीज़ें बताऊंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ताकि कोई बच्चा मिसगाइड ना हो। ना ही मैं किसी एजेंट के थ्रू हूँ, ना ही मैं किसी एजेंट को आपको बोल लूँगा, रिकमेंड करूँगा। मैं अपनी पर्सनल रिसर्च, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि बच्चे गुमराह ना हो। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एजेंट मिसगाइड कर रहे हैं। आप यूएसए चले जाओ, आप 2 करोड़ कमाओगे, आप कनाडा चले जाओ लाखों कमाओगे, ये है। ऐसा भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी, बट पेशेंस रखना होगा। ये नहीं आप दिल्ली एयरपोर्ट से बैठे और उतरे कनाडा और आप सोचो भाई डॉलर ही डॉलर, नहीं। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको आपकी स्टडी के साथ जॉब भी मैनेज करनी है, जॉब भी ढूंढनी है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस स्टडी। सो गाइज, मैं जब 2022 में यहाँ पे प्रोग्राम लेके आया था एडवांस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैंने इंडिया से सिविल इंजीनियरिंग किया था। सो मेरे को एसओपी लिखना था। अब बात आती है एसओपी पे, बीच में मैं थोड़ा हार्ड बोलूँगा। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्टूडेंट वीज़ा में होती है, एसओपी। और एसओपी ही सब चीज़, आपका वीज़ा डिपेंड करती है एसओपी पे। और बहुत सारे बच्चे एसओपी को लाइटली ले लेते हैं, इवन एजेंट से बोल देते हैं आप लिख दो। ये कंटेंट राइटर वाले होते हैं, इनको बोल देते हैं आप लिख दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एसओपी के ऊपर भी मैं ज़रूर अच्छी वीडियो बनाऊंगा। मैंने अपनी खुद की एसओपी खुद से लिखी थी, और वो कैसे लिखी थी, बगैर कोई पैसा वेस्ट किया मैंने एसओपी लिखी थी अपनी। वो सारी मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने लिखा था, बिल्कुल सिंपल और अच्छी एसओपी। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बोलना। मैं एसओपी का भी आपको अच्छे से अपने एंड पे पूरा हेल्प करूँगा। सो गाइस, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट इंडिया से पढ़ के आया था वो ऑलरेडी यहाँ पे मैं पढ़ रहा था। सो मैंने 1 वीक का टाइम होता है आप लोगों के पास यहाँ पे आने के बाद, कि आपको कॉलेज चेंज कराना है, फीस वापस लेनी है,
कोर्स चेंज कराना है तो विद इन 1 वीक आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इन्फॉर्म करना होता है। सो मैंने सेकंड डे मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में गया, मैंने बोला मेरे को ये चीज़ कोर्स चेंज कराना है, सिविल इंजीनियरिंग आई ऑलरेडी हैव डन, मेरे को कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जाना है। सो क्योंकि सिविल और कंस्ट्रक्शन इनको आप एक चीज़ मत लेके चलना, ये अलग अलग है, फील्ड एक है बट पार्ट अलग है। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होगा, सिविल हो गया, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन, ये भी इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई कंस्ट्रक्शन और सिविल में क्या फ़र्क है, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में भी फ़र्क है, इनके पीआर के जॉब्स में भी फ़र्क है, इवन इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क है, बट ये ब्रांच एक ही चीज़ है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के अलग है, सिविल के अलग है। सो मैंने जब रजिस्ट्रार ऑफिस में बोला तो वो बोले ठीक है हम आपका प्रोग्राम चेंज कर देते हैं क्योंकि आपका प्रोग्राम सिविल से मैच करता है। उसके बाद मैंने अपने जो ओकेस होता है उस पर IRCC को इन्फॉर्म कर दिया था। मेरे पास 3 इयर्स का स्टडी परमिट था, बट मैं अब 2 साल के प्रोग्राम में जा रहा था। सो मैंने वो सारा लीगल वे से कर दिया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा, ना मैंने किसी एजेंट की हेल्प ली, मैंने सब खुद से कर दिया था। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इसको खुद से कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं पे पैसे देने हैं। उसके बाद गाइज जब भी आप अपनी फाइल को प्रोसेस करो, सबसे पहले आप अपने दिमाग में मत सोचो कि पैसा कमाना है। आप ये चीज़ सोच के कनाडा के लिए अप्लाई करो, आपको अपनी लाइफ सेटल करनी है, आपको वहाँ पे अपना करियर बनाना है, ना कि पैसा। पैसा सारी उम्र कमाओगे बट करियर बनेगा तभी। अगर आप पैसे के मोटिव से आओगे तो सारी उम्र यहाँ पे फैक्ट्री में रह जाओगे। अगर आप अच्छे से एक गोल सेट करके आओगे, पेशेंस, कनाडा में पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू हैव पेशेंस आप डेफिनेटली सक्सेस हो गए, अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आप कहीं पे भी आप सक्सेस नहीं हो गए। क्या आपको कोर्स चूज़ करना है, आपको कॉलेज चूज़ करना है। बहुत सारे कॉलेज प्राइवेट एजेंट बोल देते हैं आप भाई उसमें चला जा प्राइवेट, विद इन 24 आवर ऑफर लेटर दे दूंगा। ऑफर लेटर भाई अलग चीज़ होती है, वीज़ा अलग चीज़ होती है। ऑफर लेटर कॉलेज आपको प्रोवाइड करा देगा, प्राइवेट कॉलेज तो विद इन 1 आवर प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पर जो बच्चे अपनी फीस रिटर्न लेते हैं वो प्राइवेट कॉलेज से ऑफर लेटर लेते हैं, ऑफर लेटर दे देते हैं, उनको एम्बेसी को दिखाना होता है भाई मैंने ऑफर लेटर ले लिया, मेरे को ये प्रोग्राम चेंज कराना है। सो एम्बेसी की मजबूरी हो जाती है, कॉलेज की मजबूरी हो जाती है कि भाई हाँ भाई बच्चे ने प्रोग्राम चेंज करा लिया, वो फीस रिटर्न कर देते हैं। सो प्राइवेट कॉलेज लो, मैं फिर भी बार बार ये कह रहा हूँ, ना मैं किसी को सिंगल स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहा हूँ, ना मैं कॉलेज को, बट मैं अपनी रिकमेंडेशन ये करूँगा कि आप पब्लिक कॉलेज लेके आओ, पब्लिक यूनिवर्सिटी लेके आओ, ताकि आपको कल को वर्क परमिट में प्रॉब्लम ना आए, आपको कल को पीआर में प्रॉब्लम ना आए, आपको अच्छी पढ़ाई मिले। प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, वो DLI अप्रूव्ड होना चाहिए, मोस्टली प्राइवेट कॉलेज DLI अप्रूव्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पब्लिक पब्लिक है, जैसे हम अपने कंट्रीज़ में देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मीन्स उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी रिसर्च करिए और पब्लिक कॉलेज में आइए, किसी के भी कहने पर मत आइए। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि मेरे को जाना है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं GIC डबल हो रही है, बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ, नहीं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। GIC आपकी आपकी है, वो अगर 10,000 $600 आई थिंक कुछ ऐसे बड़ी है, वो 6-6.5 लाख रुपए आपकी हैं, वो किसी और के नहीं है। ठीक है, उसके बिहाफ पे उसके चक्कर में आप अपना करियर मत वेस्ट करना। आप किसी की बातों में आके कि GIC के बचाओगे, आप उससे ज़्यादा यहाँ के लगा दोगे। क्योंकि अगर आपने अच्छा कोर्स चूज़ नहीं किया, अच्छा कॉलेज चूज़ नहीं किया, तो आपको फिर LMIA लेना पड़ेगा, वर्क परमिट लेना पड़ेगा, ये चीज़ें, इन चीज़ों में आपका बहुत पैसा और टाइम वेस्ट होएगा, आपको PR लेने के लिए बहुत दिक्कत आएंगी। सो प्लीज़ अपनी अच्छा कॉलेज अच्छा कोर्स अपनी रिसर्च करके लेके आइए, ना मेरे बोलने पे, ना किसी एजेंट के बोलने पे, ना किसी आपके फ्रेंड के बोलने पे। ओके, अब जैसे मैंने अपना कॉलेज चूज़ किया था, वो मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में जाना था, मेरे को अपनी फील्ड में रहना था। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ली, मैंने उस पर रिसर्च किया एक दिन कॉलेज में जाने के बाद, मैंने सब्जेक्ट मैच किए, डिफरेंस देखा, फिर IRCC वेबसाइट पे गया, मैंने वहाँ पे नो कोड चेक किए ये है या नहीं है। ये सारा करने के बाद मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया, वो मैंने आप लोगों को बता दिया मैंने कैसे चेंज किया था। इसके अलावा गाइस, कॉलेज चेंज चूज़ हो गया, प्रोग्राम चूज़ हो गया, उसके बाद आप कोई भी एजेंट करो, खुद से प्रोसेस करो, कुछ भी चीज़ करो फुल रिसर्च के साथ करो। आफ्टर डैट जब भी आप अपने कॉलेज को चूज़ कर लेते हो, उसके बाद फिर आप जाइए IRCC की वेबसाइट पे और वहाँ पे अपने कोर्स से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन निकालिए, फिर वहाँ पे डालिए
NOC कोड आते हैं वहाँ पे, उसमें डालिए मेरे को ये टाइटल से रिगार्डिंग जॉब कहाँ है। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर लगते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर लगते हैं, रोड इंस्पेक्टर लगते हैं। इवन आफ्टर दैट मैं CTEC के लिए एलिजिबल हूँ, CET के लिए एलिजिबल हूँ। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये होते हैं सर्टिफाइड टेक्नीशियन, सर्टिफाइड इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट। ये भी एक सर्टिफिकेशन है यहाँ पे। एक्चुअली कनाडा में सर्टिफिकेशन की बहुत डिमांड है। आपको हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन करने होते हैं जो टाइम टू टाइम आपको करने होते हैं, और आपको उसमें जॉब लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और आपकी पे भी अच्छी होती है उनके बिहाफ पे। सो गाइस, ये सब डन करने के बाद आपको अपने नोक चेक करने हैं ताकि आपको PR में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि PR भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टूडेंट का कनाडा में आने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट कनाडा आता है वो ये सोचता है मेरे को PR लेनी है और अपना फ्यूचर यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आपको ध्यान देना है, जो बच्चा अपना कोर्स कॉलेज ये दिमाग में सेट करके स्टार्टिंग से चला, वो कभी मार नहीं खाएगा, क्योंकि लास्ट का जो सबसे मेन वेपन है वीज़ा का, वो होता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आपका माइंड सेट बिल्कुल सही है, आप क्यों कनाडा आ रहे हो, क्यों ये चूज़ कर रहे हो, और इसका क्या मीनिंग है और क्या इसका फ्यूचर है आप इस प्रोग्राम का, और आपकी प्रीवियस स्टडी से कैसे रिलेटेड है, देन डेफिनेटली यू कैन राइट योर SOP अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू IRCC डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, वो भाई बस मेरे दोस्त ने प्रोग्राम लिया, मैं भी ये ले रहा हूँ और मैं कनाडा आ रहा हूँ, डन। वे एजेंट ने बोल दिया भाई तेरा पक्का है, तू आ जा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडिया से मेरे को कॉल करके पूछते हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बात आपको किसी दूसरे की नहीं बताऊँगा, अपनी बताऊँगा। वो कॉल करता है भाई एजेंट बोल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जा। अरे भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तू आ तो जा, तू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना। जब तूने ऑलरेडी सिविल कर रखी है तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तेरे को नॉलेज भी मिलेगा, तेरी फील्ड से रिलेटेड है, कल को PR में हेल्पफुल है। ऐसे खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेके आ तो जाएगा। चलो दूसरी बात, अगर आप कोर्स प्रीवियस स्टडी से इररेलेवेंट लेके आते हो, सो आपका लक है तो निकल जाएगा, अदरवाइज एक बार भी रिजेक्शन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे बहुत सारे बच्चे बोल देंगे और कमेंट में बोलते भी हैं मेरे 5 रिजेक्शन के बाद वीज़ा आया है। हाँ आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट रिजेक्शन आने के बाद टाइम भी ख़राब होता है, पैसा भी ख़राब होता है, और जो डिप्रेशन होता है वो अलग से होता है। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा, कोर्स अपने प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड लेके आइए ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और इसके अलावा आप GT एरिया को अवॉइड कर सकते हो तो बिल्कुल बेस्ट है। उसके पीछे रीज़न क्या है, GTA में जॉब्स हैं बट GTA कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट होते हुए में भी आपको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम हो। अगर आप GTA को अवॉइड करो तो बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके जॉब भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक लड़का आया था हरियाणा से, वो स्ट्रेटफोर्ड में उसका कोई कॉलेज था, छोटा सा शहर है, आई थिंक स्ट्रेटफोर्ड है, वो लंदन के आसपास के एरिया में है। सो जब वो आया तब सारे ये बोले अगर जॉब नहीं मिलेगी, छोटा शहर है। आज वो लड़का 2 जॉब कर रहा है वहाँ पे। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा थोड़ा GTS को अवॉइड करो। बेशक आपके रिलेटिव्स भी हैं वहाँ पे, बट अगर आप GTS से दूर रहोगे खर्चे कम हो गए और आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। और जब आप अपनी फाइल को लॉन्च करते हो, मीन्स आपने सारा कुछ डन कर लिया, ऑफर लेटर आ गया, आपकी GIC वगैरह आ गई। हाँ एक और क्वेश्चन बीच में, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें कितना अमाउंट दिखाना है। मैंने अपनी फाइल लगाते टाइम ओनली 97,000 रुपीज़ INR की ITR लगाई थी भाई, और मेरा वीज़ा 64 डेज में STS कैटेगरी में आया था कनाडा का। किसी ITR को नहीं, किसी मैंने CA की रिपोर्ट को नहीं लगाया था, कोई मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे। सो हाँ अगर आप लोग लगाना चाहते हो, आपके पास CA की रिपोर्ट है, आपके पास अच्छी ITR है, वेल वो एक सपोर्टिव है, आप लगाइए ज़रूर उसको भी, और आपके हेल्पफुल रहेगी इसमें भी। इसके अलावा आप अपनी SOP के ड्राफ्ट्स तैयार करके रखना स्टार्टिंग से ही। वो बहुत, उसके लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि SOP के ड्राफ्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और अगर आप जैसे GTA को अवॉइड करके चलते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई। मैं वुडस्टॉक में रहा हूँ 4 महीने समर ब्रेक। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि समर ब्रेक जब आता है तो आप कैसे कनाडा में ईजिली हाई पेइंग जॉब ले सकते हो। मैंने कनाडा में 4 महीने में समर ब्रेक में बहुत अच्छी अच्छी जॉबें की हैं,
और अच्छी रेप्यूटेड टोयोटा जैसी कंपनी में भी जॉब किया मैंने, और ईजिली जॉब मिल जाती है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज कमेंट कोई पता करना है कि मेरा अभी ब्रेक है, मैं कैसे जॉब ले सकता हूँ टोयोटा में, सो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको सारी डिटेल में आपकी हेल्प करूंगा। और आपको किसी की कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टूडेंट होना चाहिए और आपके पास ब्रेक होना चाहिए। वो सारी मैं आपको बता दूंगा। मेरे को समर ब्रेक में जॉब मिली थी और बहुत अच्छे से मेरे पैसे बने और अच्छी जॉब मिली थी मेरे को। सो आपको ये चीज़ें सारी की सारी अपने ध्यान में रखनी है जब भी फाइल लोड्स करोगे। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट मत लगाना, क्योंकि अभी IRCC बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है हर चीज़ में। कोशिश करना हर चीज़ आपकी स्ट्रिक्ट पूरी राइट हो, मीन्स आप उसको वेरीफाई कर सको। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भाई आप कितना कमाते हो, और कई मैसेज पे भी पूछते हैं मेरे से कि कितना कमा रहे हो तुम वहाँ पे। भाई कमाई का यहाँ पे किसी का कोई भी नहीं पता, ये सच है। कमाने को यहाँ पे लोग 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, और कमाने को यहाँ पे लोग खाली बैठे हैं। मेरे घर पे हमारे 6 में से 2 अभी तक भी ऐसे हैं जो पिछले 10 महीने से बिल्कुल खाली बैठे हैं। ठीक है। सो इन चीज़ों को आपको ना तो कनाडा के पॉन्स को आपको देखना है, ना कॉन्स। आपको सिर्फ अपना दिमाग में एक चीज़ लेके चलना है कि आप कनाडा क्यों आ रहे हो और आपको क्या करना है कनाडा में, तो ही आप यहाँ सक्सेस रहोगे। मेरी इनकम से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना किसी थर्ड पर्सन की इनकम से आपको कोई मतलब होना चाहिए। हाँ, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आप सक्सेस मेहनती हो, आप में जुनून है, और आप स्टडी को और अपने जॉब को मैनेज कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगी। बेशक थोड़ा लेट मिलो, बट मिल जाएगी। मेरे को मिली है। इवन मैं जब अपना समर ब्रेक करके आया था, मेरे को समर ब्रेक के लास्ट मंथ में ही मेरे को 2 जॉब के ऑफर थे यहाँ पे। मैंने जॉब नहीं की क्योंकि मैं 4 महीने में बहुत जॉब करके आ चुका था, और मेरा थर्ड सेमेस्टर था, उसमें मेरे पास डिज़ाइन स्टील स्ट्रक्चर था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमारा प्रोफेसर बहुत अच्छा था, स्ट्रिक्ट था, वो PNG था, वो USA के से। सो मेरे को नॉलेज लेनी थी, इसलिए मैंने जॉब नहीं की उस टाइम पे। हाँ, बट मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी एक छोटी सी, जो मेरे को वीक में 2 दिन या 1 दिन मेरे को मिल जाती थी। सो मेरा खर्चा निकल रहा था बहुत अच्छे से। सो मैं आपको ये भी चीज़ बोलूँगा कि जब आप कनाडा आ जाओ, प्लीज़ गाइस, जॉब पे कम फोकस करना, पढ़ाई पे ज़्यादा करना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। यहाँ का मेडिकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी भी मैं आपको रियलिटी बताऊँगा। जब मैं काम करता था एक कंपनी में, सो वहाँ पे एक औरत थी, उसके हस्बैंड को कैंसर था। सो उसने स्टोरी सुनाई यहाँ के मेडिकल की। वो कैनेडियन सिटीज़न है, 64 ईयर्स ओल्ड। वो भी मैं बताऊंगा कि यहाँ का मेडिकल कैसा है। सो अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडी का ध्यान रखना। अभी रिसेंटली इन्होंने काफ़ी बच्चे फेल किए हैं, और वो बच्चों की खुद की कमी है। बच्चे जॉब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्टडी करते नहीं हैं। अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको मिनिमम $1200 से $1300 पर सब्जेक्ट पे करना पड़ जाता है। एक लड़का तो ऐसा है हमारे नॉन में जो 5 सब्जेक्ट में फेल है। फॉर एग्जांपल 1200 पर सब्जेक्ट है तो $6000 हो गए, मीन्स एक सेमेस्टर गया, और टाइम जो गया वो अलग। कल को आपको वर्क परमिट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट बताते भी हैं कि भाई उसको वर्क परमिट एक्सटेंड करना पड़ गया, ये है। इवन हमारे साथ एक लड़का था, हरियाणा से ही था, उसकी एक रही थी। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। मोस्टली जो टेक्निकल कोर्सेज है, मैं अपने कोर्स की बात करता हूँ, हमारे सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वो सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड के थर्ड से, थर्ड के फोर्थ से। सो अगर आप कोई भी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, वो सेकंड में तब जाएगा जब वो फर्स्ट का वो सब्जेक्ट क्लियर करेगा। फिर उसको थर्ड में सेकंड वाला पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ में थर्ड वाला पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट में उसको एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। सो प्लीज़ अपने स्टडी पे फोकस रखना। उसके स्टडी के बीच में आपको कुछ भी चीज़ मत आने देना। स्टडी फर्स्ट प्रेफरेंस। स्टडी आपके टाइम पे कंप्लीट होगी, आपको जॉब लेने में आसानी रहेगी, आपको वर्क परमिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको PR में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक होता है कोप। कोप के रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ जानना हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं उसके उसके रिगार्डिंग भी आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा। कोप मोस्टली टेक्निकल प्रोग्राम्स में ज़्यादा होता है, बट हॉस्पिटैलिटी में भी ये होता है। मेरे रूम पे एक लड़का जो हॉस्पिटैलिटी से है, और वो कोप प्रोग्राम में है। कोप के बेनिफिट भी हैं, और आपको जॉब लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलना। बट किसी के बोलने पे आप किसी भी कंट्री में मत जाना, और ये सोच के कभी मत आना कि पैसे ही कमाने हैं। अभी हालात थोड़े अलग हैं, और ऐसा ना हो कि भाई अपने माइंड को
पूरा सेट करके आना कि आपको वहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिले हैं जो इंडिया में डॉक्टर थे और यहाँ पे फार्म हाउस पे जॉब कर रहे हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को मिसगाइड कर रहा हूँ। हाँ, जीरो से आप स्टार्ट करो, पेशेंस रखो, आफ्टर सम टाइम आपको आपके एबिलिटी के हिसाब से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि टाइम मिलता है। अब इंडिया में भी कोई कनाडा से आएगा, वो इंडिया में जो बोलेगा मैं यहाँ पीएचडी करके आऊँ कनाडा में और मेरे को आके यहाँ स्ट्रक्चर इंजीनियर लगा दो, ये लगा दो। हाँ, उसको मिल जाएगी बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग में भी फ़र्क है। हमारी जो स्टडी है वो अलग है, मीन्स सब्जेक्ट सेम है बट वे ऑफ टीचिंग अलग है। यहाँ पे सारे असाइनमेंट्स पे चलते हैं मोस्टली, हमारे थ्योरी के ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि भाई इनका जो मैथ है वो अलग है। अलग कैसे है, जो मैंने एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्या देखी मैं इंजीनियरिंग में वो मैथ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे जो मैथ हम 8th 9th क्लास में पढ़ते थे। ये शेम की बात नहीं है, इस कंट्री का अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है। हमारी इंजीनियरिंग में मैथ बहुत हाई थे, इनके बिल्कुल कोई इंजीनियरिंग का कोई लेवल नहीं था जो हमने वहाँ पे पढ़ा है। सो ये अपने लेवल पे चलते हैं, हमारा लेवल अपना है, हमें इनके साथ ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं करनी। बट ये है, आप में टैलेंट है, आपने अच्छी स्टडी किया, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी डेफिनेटली वो चीज़ आपको हेल्पफुल होएगी। मेरा एक दोस्त था, उसको अभी बहुत अच्छी जॉब लगी है 3-4 महीने के बाद, कंस्ट्रक्शन में अच्छी पे है उसकी और अच्छे आवर्स मिल रहे हैं। सो पेशेंस रखना, हिम्मत मत हारना और दिमाग में एक अच्छा फ्यूचर लेके आने की कोशिश करना, ना कि पैसा कमाने की। बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। मैं अपने चैनल्स के थ्रू सिर्फ अच्छी और बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, जो पैसा वेस्ट हो रहा है, बच्चे यहाँ आने के बाद ये बोल रहे हैं। अभी 2 रिलेटिव आए हैं हमारे और वो ये बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो इंडिया में 20,000 कमा रहे होते तो वो बेस्ट थे। वो अभी +2 करके आए हैं। और एक प्लीज़ +2 करते हैं, अगर आप आने की सोच रहे हो तो अच्छा प्रोग्राम लेके आना मेरे भाइयों। ऐसे मत कोई भी उठा के ले आना, आपकी पीआर होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको सीआरएस पॉइंट के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, प्लीज़ मेरे को बताना, मैं उसके ऊपर ही बनाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन दोनों इंडिया से डायरेक्ट पीआर आए थे, जीटी दे के अभी आए हैं वो पिछले 1 साल में। मैंने भी जीटी दिया हुआ है बट मेरे पॉइंट नहीं पूरे हो रहे थे, सो मैं स्टडी वीज़ा से यहाँ आ गया था। आपका कोई भी डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, कोई भी जीटी जनरल ट्रेनिंग आइल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, प्लीज़ मैसेज करना। मैं अपने एंड पे आपको उस प्रॉब्लम को, आपकी क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी सी कोशिश करूँगा। और अगर मेरी वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली हो, हेल्प मिली हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे से कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो, बाय मिस्टेक कुछ रह गया हो, प्लीज़ उसको भी मेरे को बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको करेक्ट कर सकूँ और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।